तारीख भी एक जुनूनियत, एक रवानियत रखती है, और तारीख की ये रवानियत उसकी सतह नहीं बल्कि उसकी गहराइयाँ तय करती है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पैदा तो सोने के चम्मच के साथ हुआ, अब थोड़ा थोड़ा जहर रोजाना बच्चे को देना किसी आम खवातीन की सोच से परे है। जिगर मुरादाबादी ने इस पर क्या खूब कहा है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और जब शागिर्द का मुअल्लिम खुद हजरत शाह आलम हो तो फिर उसका रूहानी और जिस्मानी हिफाजत का रहबर तो खुदा खुद होता है। जालिम का जुल्म चाहे कितना ही चट्टानों जितना मजबूत भी क्यों ना हो, वक्त उसे एक सूखे तिनके की तरह उखेड़ फेंकता है। तारीख में जुल्फिकार, तिजोना, दुरंदल जैसी बहुत मशहूर शमशीरें हुई हैं। हवा में लहराई हुई शमशीर जब नीचे गिरी तो घुटनों पर आकर वार करती गिरी। कुतुबुद्दीन ने ऊंट के बजाय खुद को ही जख्मी किया। जो कुछ हुआ उसने फतेह के लिए ऐसे रास्ते खोल दिए कि उन रास्तों ने फतेह को ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाकर रख दिया कि तारीख में फतेह का नाम लाफानी हो गया। फिराक गोरखपुरी ने जिंदगी के इस उतार चढ़ाव को देखते हुए क्या खूब बयां किया है कि मौत का भी इलाज हो शायद, मौत का भी इलाज हो शायद, जिंदगी का कोई इलाज नहीं। अब तख्त नशी कौन होगा, अब इसका फैसला आवाम के हाथ में नहीं था, बल्कि कुछ गिने चुने अमीर थे, उनके हाथों में था। शानदार से दिखने वाले महलों में रहने वालों के इरादे ज्यादातर, मैं कहूंगा कि हर वक्त बदनुमा और दागी रहे हैं, और तारीख इसकी गवाह है। अमीरों ने अपनी जालसाजी के तहत कुतुबुद्दीन के चचा दाऊद खान की बादशाहत का ऐलान कर दिया। कोई ऐसा चाहिए था कि जो जिंदा तो नजर आए मगर बिला रूह का और बिना सोच का हो। अमीरों ने मिलकर नन्हे फतेह को, जो कि महज 13 साल का था, उसे बादशाह बनाने की ठान ली। अमीर तो सिर्फ सबब थे, जरिया थे। जिंदगी ने फतेह का उम्मीदवार चुन लिया था। हुजूम हश्र में खोलूंगा अदल का दफ्तर। हुजूम हश्र, क़यामत का दिन, डे ऑफ जजमेंट। हुजूम हश्र में खोलूंगा अदल का दफ्तर, इंसाफ का दफ्तर, ऑफिस। अभी तो फैसलों की तहरीर कर रहा हूं। अमीरों ने तय कर लिया कि 13 साल का नन्हा महमूद अब बादशाह बना दिया जाए, क्योंकि पर्दे के सिराने रहकर नकल कसना ज्यादा आसान है, मुझे लग रहा था। उन्हें यह भी मालूम था कि अपने लख्ते जिगर को गंवाना, दूर करना बीवी मुगली कभी मंजूर नहीं करेगी। माँ अपने बेटे को नहीं छोड़ेगी। सियासत, महलों की सियासत, माँ का डर जो पहले ही अपने शौहर को खो चुकी थी। इसलिए अमीरों ने बातों में माहिर अल्लाहुल मुल्क को रसूलाबाद समझाने के लिए भेजा। जब अल्लाहुल मुल्क ने बीवी मुल्की को अल्लाह मुल्क वहां पहुंचे और बीवी मुल्की को ये पता चला कि उनके बेटे को तख्त नशी किया जा रहा है, तो बजाय खुशी के गम के आंसुओं ने उन्हें घेर लिया। वो जानती थी कि महल की साजिशों से बचकर अपने खून को अब तक तो उन्होंने संभाला था, पर एक कड़वी सच्चाई के तौर पर वो पल उनके सामने अब आ चुका था। कब तक उससे भागते रहते? मगर वो भी फतेह खां की मां थी। जुनून बेटे को अपनी मां से ही तो मिला था। बीवी मुगली को अपनी परवरिश पर भरोसा था और काफी कश्मकश के बाद उन्होंने आखिरी फैसला ले लिया कि फतेह को बादशाह बना दिया जाए। और इसी के साथ अमीरों के भेजे हुए घोड़ों पर फतेह को बादशाह बनाकर अहमदाबाद लाया गया और किलाए बद्र में ताजपोशी की गई। बद्र का किला जो हम कहते हैं, किलाए बद्र में ताजपोशी की गई। फतेह, वो नन्हा फतेह अब अबुल फतेह महमूद शाह था। अमीर काफी खुश थे।
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नन्हा सा बच्चा कठपुतली बनकर जिंदगी भर उनकी लिखी गई इबारत पर चलता रहेगा। अमीरों को लग रहा था नन्हा सा बच्चा है, कठपुतली बनकर उनके कहे पर चलता रहेगा, और इसका इनको यकीन भी था। मगर वो भूल गए थे कि जिस माँ ने जहर को भी जिसका रफीक बना दिया था और आजमाइशों की तपिश में जो अब इतना निखर चुका था कि जिसकी सिर्फ अब परतें खुलना बाकी थी, घड़ चुका था। और ये हुआ भी बहुत जल्द, परतें खुलने का काम बहुत जल्द हुआ। अब इंसानी खुराफात कई बार हम बना तुम, माने अस वर्सेस देम जो कहते हैं, जिसमें बांटकर आपसी जंगों में मुब्तिला रहती है, पर कई बार ये हम में भी मैं सिर्फ सिर चढ़कर बोलता है, सर चढ़कर बोलता है। हम बना तुम में भी मैं जो है वो कई बार सर चढ़कर बोलता है। अमीरों ने जब पाया कि उन्हीं में से एक इमादुल मुल्क जो कि वजीर भी था, बादशाह महमूद के किरदार का इतना कायल हो चुका था कि वफादारी उसका पहला सबब बन चुका था। अमीरों को यह बात नागवार गुजरी, उनको ये बात खटकने लगी। उन्होंने ये बात झूठी हवा फैला दी और आम करवा दी आवाम के बीच में कि इमादुल मुल्क की वफादारी तो सिर्फ सतह ही है, ऊपर ऊपर से। ही इज लॉयल जस्ट टू शो ऑफ, ऊपर ऊपर से ही इसकी सतह जो है ईमानदारी की है। असली मकसद तो इनका खुद के बेटे को तख्त नशी करना है, बादशाह। हवा में ये बात, झूठी बात अमीरों ने आम करवा दी, और अमीरों ने खुद ने ही इस पर फौरन कार्यवाही भी कर दी और इमादुल मुल्क को कैद करवाकर बदर की काल कोठरी में फिकवा दिया। जब यह बात फतेह खां को पता चली, जो कि अब बादशाह महमूद था, ये जानते थे कि बादशाहत भले ही उनकी हो, मगर सियासत और मक्कारी के जाल उनके तख्त की इर्द गिर्द इतनी जड़ें जमा चुके हैं कि उनके तख्त को निगलना मुश्किल न था। जड़ें जम चुकी थी और महमूद वो जानते थे। मगर जिसने सोने के चम्मच से भी कातिलाना जहर को पानी बनाकर पीना सीख लिया हो, उसने इस जहर को भी बखूबी निगलने का तय किया। जब अमीर अपने ईमानदार 500 सिपाहियों की निगरानी में वजीर इमादुल मुल्क को कालकोठरी में फेंक कर जब चैन की नींद सो रहे थे, तब 13 साल के महमूद ने अंधेरी तन्हा रातों में उनके छिपाए हुए, उनके बिछाए हुए सभी जालों को एक ही झटके में मिटा देने का तय किया। और वो मिटाने वाला था। महमूद रात की तन्हाइयों में हाथियों के अस्तबल में गए और अस्तबल के सरदार को हाथियों की फौज को पूरे सजो सामान के साथ और कवच के साथ कूच करने का हुक्म दिया। नींद से जब हाथी जागे और चिंघाड़ रहे थे तो हवा में उनकी आवाज थर्रा देने वाली थी, डरा देने वाली आवाज। 13 साल का महमूद सबसे आलीशान और लड़ाकू गिने जाने वाले हाथी पर खुद बैठा और किलाए बदर की ओर कूच की। जब सुबह की पौं फटी तो उगते सूरज के साथ दिल को थर्रा देने वाली आवाज ने हाथियों की दिल को थर्रा देने वाली आवाज ने सुबह की पौं के वक्त शुरुआत की सुबह की। किलाए बद्र के सिपाही इन सब चीजों के लिए तैयार न थे। वो अमीरों के ईमानदार सिपाही जो इमादुल मुल्क को कैद में रखे हुए थे। महमूद ने दरवाजे के आगे सभी हाथियों को रुक जाने का इशारा किया। हाथियों को दरवाजे के आगे रोका गया और लरजती आवाज में इमादुल मुल्क को सामने पेश करने के लिए कहा गया। कहा यह जाता है कि सिपाहियों को ये लगा कि बादशाह जो है इमादुल मुल्क को खुद कत्ल करने आए और इसीलिए बुला रहे हैं। इसी तरीके से उसको सिपाहियों के सामने खुद को रखा गया। अब सिपाही जो है हाथियों की गरज से इतने डर चुके थे मानो कि मौत ने उनको जकड़ लिया, सुनाई नहीं दिया। महमूद ने फिर से थर्राती हुई आवाज में आवाज लगाई कि इमादुल मुल्क को मेरे सामने पेश किया जाए। कुछ सिपाही भागे भागे गए और इमादुल मुल्क को जो है वो कोठड़ी से जो है निकाल कर ले आए, सुल्तान के सामने पेश किया गया।
अब बादशाह के तौर पर उठाई गई महमूद की ये पहली तलवार। बादशाह ने अपनी शमशीर उठाई और पहली शमशीर उनकी, और ये जब उठी तो जब लोगों को, सिपाहियों को लग रहा था कि ये शमशीर जो है इमादुल मुल्क का सर कलम करेगी, लेकिन जब ये उठी तो इमादुल मुल्क की जंजीरों को तोड़ती हुई गिरी। और उस वार से महमूद ने अमीरों की तख्त पर मजबूत पकड़ को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। जैसे महमूद ने यह जता दिया था कि जिंदगी की भट्टी ने अब एक ऐसे कुंदन को बनाया है जिसका लोहा सब अमीरों पर आग बन के बरसेगा। जब कई अमीरों को ये बात पता चली तो बदलती हुई हवाओं का रुख भांपते हुए उन्होंने खुद को महमूद के सुपुर्द कर दिया। कई अमीरों ने डर के मारे खुद को महमूद के सुपुर्द कर दिया, और बाकी बचे जिन्होंने इनकार किया, उन्होंने मिलकर फौज बनाई और हमला कर दिया। महमूद को बादशाह बने हुए चंद दिन ही हुए थे अभी तो, और उसके तख्त के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मगर महमूद, वो 13 साल का बच्चा, हार न माना। 600 हाथियों की फौज के सामने अपनी छोटी सी टुकड़ी को लेकर, अपनी छोटी सी फौज को लेकर खुद उसने क़ियादत की और जंग में अमीरों को करारी शिकस्त दी। जंग के भागे हुए अमीरों को महमूद ने हर कोनों से ढूंढा, एक एक को ढूंढकर तस्लीम न करने वाले को अपने मुस्तकबिल की पहचान कराते हुए मौत के हवाले किया, और कईयों को तो उन्हीं हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। 13 साल का वो महमूद अपने तख्त पर आई इस बड़ी मुसीबत को उसने अपनी बड़ी पक्की अकलमंदी से और सूझबूझ से उसने उसे सुलझाया, जैसे तारीख में अपने आने की बुलंद आगाज बता रहा। मैं आ चुका हूं। महमूद बनकर 53 साल उसने हुकूमत की। अब 53 साल को, और वो भी ऐसी जिंदगी जिसमें इतना कुछ हो, कुछ चंद लम्हातों में या कुछ वाकियों में उसे बयां कर पाना नामुमकिन है। ऐसी शख्सियत को कुछ वाकिये मैं बता दूंगा, लेकिन उसे जस्टिफाई करना नामुमकिन है। मगर सरसरारी तौर पर देखा जाए तो एक पेचीदे किरदार को जिसकी परतें खोलना काफी दिलचस्प रहता है। काफी पेचीदा किरदार है, उनकी परतें खोलना दिलचस्प रहता है। महमूद की जिंदगी को बचाने वाले बचपन से लिए गए जहर ने महमूद को अपनी बख्शी हुई जिंदगी की नेमत को जैसे कि रोजाना ताकीद कर अलग ही तौर पर खुद को जाहिर किया। जो बचपन से लिया गया जहर, उसने आने वाले वक्त में अपने आप को अलग ही तरीके से जाहिर किया है, रिप्रेजेंट किया बेसिकली। जहर ने महमूद के बदन को मारा तो नहीं, मगर जिंदगी की लागत रोज इतनी वसूल की और बदन को ऐसी भट्टी जैसा बना दिया था कि कहा जाता है कि सिर्फ नाश्ते में एक बड़ा शीशा शहद, घी का बड़ा कटोरा और 150 केले खाने के बाद ही उस पेट की भूख को मिटाया जा सकता था। उसके बदन ने आवाम में कहानियों का ऐसा अंबार खड़ा किया था जिनकी बुनियाद कई बार सिर्फ अफसानों पर रहा करती थी। जैसे कि अगर मक्खी महमूद के बदन को छू ले तो तुरंत फौत हो जाती है, मर जाती है। मच्छर अगर काट ले तो मर जाएगा। और हर जिस्मानी रिश्ते के बाद महमूद की शरीक की मौत, उसके साथ जो भी जिस्मानी रिश्ते में आ रहा है उसकी मौत हो जाती थी। ये ख्याल को भी सच मानने वाले लोगों की कमी न थी कि उसके साथ जो भी जिस्मानी रिश्ते में आया उस औरत की मौत हो जाती थी। थूक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर कत्ल करने की महमूद की कुव्वत के भी फसाने तारीख में आम है। से कहा जाता था कि थूक को एक हथियार के तरीके से कहा जाता था कि किसी इंसान को अगर उन्हें मारना होता था तो एक पान खाकर उसकी पीक जो है वो इंसान पर थूक दिया करते थे और वो इंसान जो है कुछ मिनटों में खत्म हो जाया करता था। रोज लिए जाने वाले जहर और लगातार भोग ने महमूद के जिस्म को ऐसा ढाला कि बदन मानो मजबूत पेड़ और मूछे उसकी मानो जो डाल मुड़ी हुई बड़ी सी। ऐसा कहते हैं कि मूछे इतनी बड़ी उनकी। आम लोग तो जो है उसे तुंद मिजाज सांड, जिसे यहाँ की आम भाषा में जो है एक वेगड़ो
या तो वेगड़ कहा जाता था, उसकी याद दिलाता था कि तुंद मिजाज सांड है, मूंछों का घिराव। और कहते हैं कि इसी लक़ब ने महमूद को महमूद बेगड़ा के नाम से, इसी लक़ब ने बेगड़ ने बेगड़ा के नाम से। और दूसरी कहावत ये भी है कि कहा जाता है कि उन्होंने 2 गढ़, पावागढ़ और जूनागढ़ जीते थे, तो उन गढ़ की वजह से उन्हें बेगड़ा कहा जाता था। बचपन में दुनियावी धोखों और रंजिशों ने जैसे दिल भर गया, बचपन में दुनियावी रंजिशें इतनी देखी मानो कि उनका दिल भर गया हो। जिंदगी भी उसकी तस्वीराती फन माने कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह, जैसे खूबसूरत बाग बगीचे से बने शहर, शानदार ऊंचे महल, खूबसूरत नक्काशी से बने महल में खुद को उन्होंने जिंदगी भर पिरोए रखा। ऐसा उनकी रिजीन के अंदर इतना कुछ कंस्ट्रक्ट हो। लोगों से डरने का, माँ का वो डर, माँ का जो डर लोगों से डरने का था, उन्होंने बचपन में देखा था, और शायद इसीलिए सिर्फ दुनिया के बनाने वाले से डरने का डर उन्होंने सीख लिया था। और कहते हैं कि जंग में कई बार यही मिजाज अपनी हदों को तोड़कर जुल्म का सबब बना था। महमूद भी आखिर आदमी ही था। उसका एक पहलू जहां अदल पसंद रहा, जिसने अदल के लिए खुद के अपने बेटे को ही जहर का प्याला दे दिया, और दूसरा पहलू यह भी रहा कि जिसमें खुद को गाजी बनाने के लिए, विक्टोरियस बनाने के लिए सोमनाथ के मंदिर को बर्बाद भी किया। एक तरफ जहां उसने आवाम की खुशियों में इजाफे के लिए जिंदगी भर बेहद कोशिशें की, जिंदगी भर की कोशिशें रही, तो दूसरी तरफ यह भी पहलू रहा कि जिसमें उन्होंने ईरान से आए दरबारियों से मिलने के लिए सिर्फ इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि वो शिया थे। वो कश्मकश, वो इंसानी सोच के 2 पहलू की लड़ाई हमेशा से उसमें रही। जहां एक तरफ आवाम को समुद्र के लुटेरों से बचाने की लड़ाई और जंग में बहादुरी के किस्से आम है, पुर्तगाल जैसी दुनियावी ताकतों को शिकस्त देने की आला मिसालें भी हैं उनकी जिंदगी में। वहीं राणा वीर सिंह की बीवी को एक तरफा मोहब्बत में, जिसने रानी अपने शौहर के ख्वाब की बावली बनाने में खुद को सुपुर्द करने का वादा किया। राणा वीर सिंह की बीवी ने वादा किया कि तुम मेरे शौहर की जो आखिरी ख्वाहिश बावड़ी थी उसे ख़त्म करो, मैं तुम्हें अपने आप को सुपुर्द करूंगी। और वो बावड़ी बनी, और कहा जाता है कि उन्होंने उसमें खुद को झोंक दिया, उसमें खुदकुशी की। अब जहाँ तख्त नशी इस उम्र के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर उन्होंने अपने आप के खुद के तख्त नशी को जो है डिक्लेयर कर दिया और बता दिया गया, जबकि उनका बेटा था, उस वक्त के अंदर खुद के लिए रानी की चाह करना, या तो फिर अपनी आवाम के पीने के पानी के लिए बनाई गई बावड़ी में खुद कूद कर जान दे देना, जो कि बाद में पानी पीने लायक न रहे, उस तरह की ये अफसानी बातें या गलत बहुत पाई जाती है। गम और खुशी, अदल और जुल्म, मोहब्बत और नफरत, एक और अनेक, ऊंचाई और गहराई, जैसे न जाने कितने 2 छोर तारीख में दिखाई देते हैं, महमूद की जिंदगी में भी ये सब कुछ दिखाई देता है। गम, खुशी, अदल, जुल्म, मोहब्बत, नफरत, एक अनेक, ऊंचाई, गहराई, सब कुछ दिखाई देता है। और जैसा कि मशहूर साइंसदान डैनियल काहनमैन ने जिसे निजाम 1 और निजाम 2 की कश्मकश कहा है, वो कश्मकश भी महमूद की जिंदगी में जिंदगी भर दिखाई दी। मगर इंसान वैसे भी बशर है, बशर खत्म होने वाला। हमारी सोच ये भूल जाती है कि शख्सियत कभी भी मुसलसल तौर पर सिर्फ सफेद या स्याह नहीं हो सकती, ब्लैक और वाइट नहीं हो सकती। शख्सियत सिर्फ ब्लैक या वाइट नहीं होती, वो हमेशा से सुरमई या मटमैला रंग माने कि ग्रे रहती है। शख्सियत हमेशा से ग्रे रहती है, जिसमें उसका एक पहलू सफेद भी होता है और एक पहलू स्याह भी होता है। महमूद भी उन्हीं में से एक शख्सियत था, वो भी वही एक शख्सियत रहे। एक तरफ गाजी बनकर आज उनके मुतासिर होने वालों की भीड़ लगी है, वहीं उनको संगदिल और जालिम मानने वालों का भी हुजूम है। उनकी बहस तो कयामत तक रहने वाली है, जालिम थे या सुल्तान, ये कयामत तक चलने वाली बहस है। मगर जिस तरह से हमने पहले बात शुरू की थी, जैसे मैंने कहा था कि हम तारीख की इस नदी को बिना किसी जज्बात के या कोई किनारा लिए हुए सिर्फ
एक इंसानी फितरत की पेचीदगियां बयां करती है। तारीख की नदी बिना जज्बात और कोई किनारा लिए अगर जानने की हम कोशिश करते हैं, हम नदी का कोई किनारा नहीं ले रहे, हम सिर्फ इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इन पेचीदियों को बयान करती हुई जिंदगी बताती है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना, जिसको भी देखना कई बार देखना, जिसको भी देखना कई बार देखना। अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। Just one thing, would like to thank Munaf Tundurwala who helped regarding this script. It's his brainchild. Thank you so much, Munaf. We were able to present only the early life of Sultan Mahmud Shah Begra, and we hope that next year we will be go forward and be able to present the whole personality of Mahmud Begra. We come to the end of our program, and thank you so much for your time and presence, everyone. We cannot conclude without introducing the team of Sanji Virasat that has made all of this possible. Each and every person associated with this platform comes in with their unique skill sets. Each and every member has been approaching the common values of Sanji Virasat in their own ways. Ladies and gentlemen, I take great pride in introducing the team of Sanji Virasat. Umar Kapadia, Sumaya Hasib Sheikh, Mohsin Ali Warsi, Shiva Malik. We are missing Hasib Sheikh and Munir Mansoori with us today. Please clap for them. They are very much a part of our team. Jitendra Rajput, ये हमारा शर्मीला सा टीम मेंबर है जो नहीं आता स्टेज पे. So thank you so much for your presence. Thank you. Thank you so much.